हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। घटना चक्र में आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 13, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास का होगा हर यूपीएससी बीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आरओ आर एआरओ का एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप देना चाहते हो तो उसके लिए घटना चक्र और यूपी पीसीएस या पीसीएस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे फैक्चुअल डेटा होते हैं जो कि इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता है। तो इसको आप कर लीजिए, करंट अफेयर कर लीजिए, तो काफ़ी बेनिफिट्स पहुँचाएगा आपको। आप देखना, आप एग्ज़ाम बाद मुझे खुद आके बताओगे कितना बेनिफिट इससे हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। तो आज हम करेंगे सांप्रदायिक पचाट एवं पूना पैक्ट के 1932 के बारे में। ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विभिन्न सांप्रदायिक एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्रतिकृत किया था। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पचाट कहा गया। सांप्रदायिक पचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख को तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, जिसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधान मंडलों पर लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायी के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान की जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। गांधी जी ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया और 24 सितंबर 1932 में दिन रविवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम 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 जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राज भोज भी, बालू गवाई ठक्कर और सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू एंड बीजी बिड़ला, गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एम सी राजा, सी वी मेहता एवं बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षर किए थे। और सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो आगे हम क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। और ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचाट ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो वो नहीं की थी बौद्धों को। अगला है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो उन्होंने किया था कम्युनल अवार्ड के समय। तो गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन जो फर्स्ट अनटू डेथ 20 सितंबर से 1932 को यरदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आरंभ किया था। और 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायी के मध्य पुनः समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 16 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। 1932 महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? वो किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। और सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो वह थी 71 से 143। पूना पैक्ट संबंधित था किससे? तो ये दलित वर्ग से था। और पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। और पूना पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य से धराशायी कर दिया। उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो कौन सही? कथन कारण दोनों सही, एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। पूना पैक्ट का हस्ताक्षर किए थे किसने? तो वो बहुत सारे लोग ने किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये गांधी अम्बेडकर के समर्थन एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे गांधी जी के समर्थक में। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में किस संपादित किया गया? तो किया गया पूना समझौता को।
निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 में पुनः समझौते का हस्ताक्षर नहीं किया? तो वो नहीं किया, एम के गांधी ने किया था, वो बी आर अम्बेडकर ने किया था। 1932 में पुनः पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, किसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे? तो किसके थे? तो वो थे बीजी बिड़ला। तो 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे बीजी बिड़ला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम क्या था? तो वह था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो महात्मा गांधी द्वारा 30 सितंबर 1932 समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो वो बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो 14 अगस्त 1931 को बंबई में वार्ता के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। ज्ञातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी अम्बेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। तो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इस सदस्य की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गईं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं के ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर, अली गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जुड़े थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे और वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। वर्ष 1999 मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया और अप्रैल 1946 जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर दिवस मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना हुई और जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कौन से वर्ष में? तो 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसने ब्रिटिश बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी और ये सर्वहार, तो इसमें कौन सही? तो कोई सही नहीं है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ना कि करों के अवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था, ये मार्क्सवादी का लक्ष्य था। इसमें अल्पसंख्यक दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं थी, अतः स्पष्ट दी है, सभी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो वह नेता था आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो वह जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी थी? तो दी थी लोकनायक की। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 में मनाया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है? 1936 में हस्तांतरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादक का विरोधी था।
इनको समस्त भारत के बृहद व्यापारी समुदाय का सहयोग मिला, तो कौन सा सही? दोनों कथन सही है। 1936 में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादक का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, अतः दोनों कथन सही है। प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडलीय चुनाव का गठन 1937 में। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, कांग्रेस बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल से वंचित रही। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसके मंत्रिमंडल गठित किए गए। प्रांत है बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किया गया। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 से 134 स्थानों पर कांग्रेस सफलता मिली। संयुक्त प्रांत कांग्रेस के अकेले की सरकार बनाई। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो नहीं मिला था पंजाब में। और प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो किया गया 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य की कांग्रेस के पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुए? तो पंजाब थे और बंगाल थे। 1937 के चुनाव के कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? 5 है। और ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए, उन प्रांतों को पहचानिए जो 1937 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो बंगाल नहीं बना था, पंजाब नहीं बना था, और ये हो जाएगा 3 चौथा। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुए थे? तो वो कौन सा था? इसमें नहीं है, वो बम्बई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बम्बई और असम दोनों में नहीं मिला था। अगला है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, वो कहाँ नहीं बनाई थी? बंगाल में नहीं बनाई थी। और ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा है देख लीजिए आप। तो 1937 के दौरान 6 प्रांतों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत है मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंदर कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ? तो वो कौन सा प्रदेश था? पंजाब था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव को गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्यकाल था वो 28 माह का था। और 1937 के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। मुगल लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मनाया था उन्होंने 1939 को। अगला है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारी समिति कमेटी 1937 को। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करें। तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रिपोर्ट कौन सी थी? तो ये थी पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम, ये तीनों क्रोनोलॉजी में लगा है। तो यहाँ पर पीरपुर था 1938 में, शरीफ था मार्च 1939 में, और जो सफरिंग था वो था 1939 में, मतलब दिसंबर। ये कब था रिपोर्ट? मुस्लिम ये मार्च में था, ये बाद में इसके आया था दिसंबर में। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जिसे 1939 का। तो वर्ष 1948 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा संबंधित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रथम वर्ष गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के
बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी की युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। इनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर थी। तो ठीक है। और तथा गांधी जी कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो एसी बोस ने की थी। और हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, और निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में 1947 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो यह जबलपुर में। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, वो त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, तो किए गए थे 1939 में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको हराकर बने? तो बने थे पीठाभी सीतारमैया को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हटाया था? तो वो हराया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद बने थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथ का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो कांग्रेस की कार्यकारी समिति के गठन को लेकर यह झगड़ा था। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध के ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति का अपने हित के लिए लाभ उठाने का मौका मिलता? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो अगला है देसी रियासतें। तो बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत भी कहते हैं। इसका अ, भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंध का जांच करना था। ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने की सिफारिश करना था। भारतीय न्यायाधीशों में एक सुप्रसिद्ध वकील सर रेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंतर इसके आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन। 1927 बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो वो था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। निम्नलिखित में से 1939 में भारत प्रजामंडल स्टेट जिसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में रजवाड़े का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 1947 में। और राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था सरदार पटेल के नेतृत्व में। अन्य रजवाड़े के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया? तो वो थे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर भारत में अभिन्न अंग बना कब बना था? तो बना था जो है वो बना था 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत के ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने रखी थी। निम्नलिखित में देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो वह था हैदराबाद। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। कांग्रेस की युद्ध समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्य समिति की युद्ध के देश की घोषणा की मांग की तथा यह मांग की कि युद्ध में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फासीवाद की भर्त्सना की गई। लेकिन यह भी घोषित किया गया है कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटन लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1940 से 45 तक था। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो उनकी नीति की पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटिश का सहयोग करेंगे।
और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेजी को सहयोग प्रदान किया, क्या कथन है ये? और क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज पर प्राप्त होने की आशा थी, तो कौन सा? दोनों सही, लेकिन दोनों ही असत्य हैं, दोनों ही गलत हैं। अगला है कथन, 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र दे दिए। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में सदर वायसराय के जर्मनी विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो कौन सा? ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के 7 प्रांतों में त्याग पत्र दिया गया, क्योंकि 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 तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का कब समाप्त हुआ था? वो समाप्त हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो प्रधानमंत्री थे आपके विंस्टन चर्चिल, चर्चिल थे। ठीक है। अगला है पाकिस्तान की मांग। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल अध्यक्षीय भाषण में हुआ, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर आर वी टू लीव ऑफ और पेरिस फॉर एवर से वितरित अपने पंफलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम में अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया। इकाइयां भी थी पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि यह एक अलग मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। देश के अतिरिक्त मुस्लिम राष्ट्र, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में के पृष्ठ 352 में उल्लेख किया कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू का आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इसमें संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया। इसी की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो भारतीय मुस्लिम के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न से किसने किया? तो वो किसने किया था? मोहम्मद अली नहीं, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। और निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने रखा था। RO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाकिस्तान के एक अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। निम्नलिखित में से किसी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो वो कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर अकबरी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा, हाँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब दिन आएगा इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौते कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका कार। सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा तथा नेहरू का राष्ट्रभक्त, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्ति क्या किया गया था व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? तो वो सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो वो वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है, बाकी सब सही है। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई? तो वो हुई 1930 के मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। तो नाउ और नेवर ए पंपलेट किसने लिखा? तो वो लिखा था रहमत अली ने। अगला मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन पाकिस्तान सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो रखा खलीकुज्जमा ने। अगला है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो की थी सिकंदर हयात खान ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिनमें जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था कहाँ पे? लाहौर में हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया? तो किया था लाहौर अधिवेशन में। और कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो वह तिथि थी 23 मार्च 1943 की।
मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और अब करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।